स्वागत है आपका एक बार फिर से जोग्राफिकल ओरिएंटेशन इन्फो चैनल में। आज हम क्लास 7 एनसीईआरटी का 7 चैप्टर देखेंगे, ह्यूमन इन्वायरमेंट, सेटलमेंट, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन का। हमेशा ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन को एक साथ इसलिए जोड़ के देखा जाता है कि जब तक ट्रांसपोर्ट ही नहीं होगा, यातायात ही नहीं होगा, एक जगह से हम दूसरी जगह ही नहीं जा पाएंगे, तो ऑब्वियसली जो कम्युनिकेशन और संचार होगा उसकी भी एक सीमित दायरा होगा, क्योंकि हम एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाएंगे तो हम उन दो एरियाज़ से कनेक्ट एक साथ नहीं कर पाएंगे। जब एरियाज़ कनेक्ट नहीं होंगे किसी तरह, तो हम दूसरे लोगों से कभी भी संपर्क स्थापित नहीं कर सकते हैं, कभी भी हम बातचीत नहीं कर सकते हैं। तो इसमें ट्रांसपोर्ट का मेन रोल होता है, इसलिए इन दोनों को हमेशा कभी भी देखना ज्योग्राफी में एक साथ ही पढ़ा जाता है इन दोनों को। और सेटलमेंट इसका इससे क्लोजली रिलेटेड है, ठीक है। अगर मानव अधिवास ही नहीं होगा तो फिर ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन कोई रोल नहीं प्ले करता है। जब मानव अपने आदिवासी स्टेज में था तब ना ट्रांसपोर्ट की कोई इम्पोर्टेंस थी ना कम्युनिकेशन की, सब सांकेतिक लैंग्वेज में उस टाइम पे बात करते थे। लेकिन जब आधुनिकता आई और इंसान ने कहीं पर रहना शुरू करा, फिर वहाँ पर से उसने सोचा कि भाई अभी संपर्क स्थापित किए जाने चाहिए हम लोग। सेटलमेंट आर प्लेसेस वेयर पीपल बिल्ड देयर होम्स। तो सेटलमेंट वो होते हैं जहाँ पर लोग अपने घर बनाते हैं, और सेटलमेंट को हमेशा रेड डॉट से दिखाया जाता है। इस तरह से डॉट से दिखाया जाता है रेड कलर के। कभी भी किसी मैप में अगर इस तरह से चेक बने हुए हैं छोटे छोटे, तो वो समझ लेना कि सेटलमेंट है। अभी हम साइड देख लेते हैं, क्या लिखा है कि द प्लेसेस वेयर अ बिल्डिंग और अ सेटलमेंट डेवलप्स इज़ कॉल्ड अ साइट। तो जहाँ पर भी सेटलमेंट और मतलब ये अधिवास बने रहते हैं, अधिवास मतलब किसी का घर मकान, ऐसे एरियाज़ को हम साइट कहते हैं। और उसके लिए क्या क्या ज़रूरी कंडीशन होनी चाहिए? फेवरेबल क्लाइमेट होना चाहिए, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर होना चाहिए, सुटेबल लैंड होना चाहिए और फर्टाइल सॉइल होना चाहिए। आगे इसमें दो तरह से हो सकते हैं, एक तो परमानेंट सेटलमेंट हो सकते हैं, स्थायी अधिवास हो सकते हैं, और अस्थायी अधिवास यानी कि टेम्परेरी सेटलमेंट हो सकते हैं। ट्रांसह्यूमन्स वो होते हैं जो अपनी बकरियों को चराने के लिए या फिर पशुपालन के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर स्थानांतरित होते हैं। लिखा भी है कि इट इज़ अ सीजनल मूवमेंट ऑफ पीपल हु रियर एनिमल मूव इन सर्च ऑफ न्यू पास्चर अकॉर्डिंग टू चेंज इन सीजन्स। तो क्या होता है दोस्तों कि जैसे लोग घाटी क्षेत्र में रहते हैं ना, ऐसे तो क्या होता है जब कि घाटी क्षेत्र में ठंड बढ़ जाती है तो ये लोग अपने पशुओं को चराने के लिए ऊपर पहाड़ी पर आते हैं, क्योंकि यहाँ पर उस टाइम पे नरम नरम घास उगी रहती है। तो ये लोग कुछ टाइम के लिए अपना तंबू, अपना टेंट लगा करके वहीं पर कुछ महीनों के लिए निवास करते हैं और वहीं पर अपने पशुओं को चराते हैं। वहीं पर अपना इनका अस्थायी रैन बसेरा हो जाता है। लेकिन कुछ टाइम बाद अगर यहाँ की घास ख़त्म हो गई है तो ये लोग क्या करते हैं, नीचे घाटी पर आ जाते हैं। तो ये इस तरह से ट्रांसह्यूमन्स बोलते हैं इनको। इस तरह की मेन ट्रांसह्यूमन्स हमें गद्दी जनजाति में देखने को मिलती है। मैंने दोस्तों वो होता है जब घर आसपास बसे रहते हैं, बहुत ही ये शहरों में देखने को मिलता है। और स्कैटर्ड मतलब प्रकीर्णन अधिवास होते हैं, ये बहुत दूर दूर घर बसे रहते हैं और मुख्यतः पहाड़ी क्षेत्र या फिर किसी ऐसी जगह पर भी हो सकता है जहाँ पर कृषि फार्म होते हैं जैसे लोगों के, तो बीच में कृषि वाला एरिया रहता है, दूर दूर घर बसे रहते हैं, तो स्कैटर्ड बोल सकते हैं उसको। आगे हम आ जाते हैं सीधा सीधा ट्रांसपोर्ट पर। तो ट्रांसपोर्ट क्या होता है? ट्रांसपोर्ट इज़ द मीन बाय विच पीपल एंड गुड्स मूव। मतलब लोग और सेवाएं और वस्तुएं एक जगह से दूसरी जगह जिसके द्वारा मूव करती हैं उसको हम ट्रांसपोर्ट कहते हैं। In the early days, it took a great deal of time to travel long distances. People had to walk and used animal to carry their goods. ठीक है, पहले समय में क्या होता है था कि जब और सारे जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का इन्वेंशन नहीं हुआ था, हम लोगों को पता नहीं था कि गाड़ी, मोटर गाड़ी और एरोप्लेन, शिप वगैरह, रेलगाड़ी, ये चीज़ें भी बन सकती हैं। बहुत अर्ली एज की बात हो रही है। तो तब क्या है कि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आपका पशु हॉर्स वगैरह होते थे। हॉर्स हो गया आपका, बैलगाड़ी हो गई, है ना। ये जो रोड्स होती हैं वो दो तरह से होती है, एक तो मेटल्ड होती हैं, ठीक है, नॉन मेटल्ड होती हैं, अनमेटल्ड बोल सकते हैं इनको, कच्चा और पक्का। ये रहा। जिस टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट को हम सबसे ज़्यादा काम में लाते हैं, यूज़ में लाते हैं, वो है हमारा रोड्स। क्योंकि किसी भी शॉर्ट डिस्टेंस पर जाना हो या फिर सबसे ज़्यादा लोगों तक जिसकी पहुँच है वो आपका रोडवेज़ है। रोड्स की मदद से हम एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकते हैं। दूसरी बात, अच्छी बात यह है कि रोड्स का जो है वगैरह किराया भाड़ा है वो एक आम इंसान की पहुंच के अंदर है ना। और हर जगह इसकी पहुंच है। रोड्स मतलब गांव-गांव तक भी पहुंच रखे हैं और हर एक शहरों को जोड़ रखा है। रोड्स की जो है डेंसिटी, रोड्स का जो है जाल हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा है। एक अच्छी बात यह है कि रोड जो है डेजर्ट एरिया, आपके पहाड़ी एरिया, मैदानी एरिया, सब जगह बनाई जा सकती है, तो पहुंच सब तक हो सकती है रोड्स की। जो सबसे ऊंचाई पर आज तक बसी हुई जो रोड है हमारे इंडिया में, वो मनाली लेह हाईवे है ना। ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
और बाकी ये कह रहा है कि देयर आर सेवरल नेशनल एंड स्टेट हाईवेज इन इंडिया, द लेटेस्ट डेवलपमेंट इन इंडिया इज़ कंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सप्रेस हाईवेज़ बन रहे हैं जो अब 3-3, 4-4, 8-8 लेन मार्ग बन रहे हैं, क्योंकि व्हीकल की संख्या बहुत ज़्यादा हो चुकी है दोस्तों, इंडिया में ही नहीं सभी जगह जो भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, है ना। द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कनेक्ट्स दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता। तो इसमें हमें स्वर्णिम चतुर्भुज योजना को देख लेना चाहिए। 4 महानगरों को जोड़ने, मुख्य सड़क से जोड़ने के लिए एक योजना चलाई गई थी जिसको स्वर्णिम चतुर्भुज गोल्डन क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। तो दिल्ली, ये मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, इन 4 मुख्य नगर को मिलाती हुई ये 4 मुख्य सड़कें हैं जिनको हम स्वर्णिम चतुर्भुज योजना गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। आगे हम देखते हैं रेलवेज़ क्या होता है। तो द रेलवेज़ कैरी हैवी गुड्स एंड पीपल ओवर लॉन्ग डिस्टेंस क्विकली एंड चीपली। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस पर जानी है और बहुत हैवी वस्तुएं और बहुत ज़्यादा सामान ले जाना है और जल्दी भी पहुंचना है, तो इसके लिए आपको जो सड़क मार्ग है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी पड़ेगा और बहुत लेट भी होगा उसमें और असुविधा भी होगी। तो उसके लिए आपको ज़्यादा दूर जाने के लिए और ज़्यादा सामान ले जाने के लिए और जल्दी और सस्ते में पहुंचने के लिए आपको रेलवे मार्ग जो है वो ज़्यादा सुविधाजनक रहेगा। रेलवे की शुरुआत स्टीम इंजन से हुई थी। स्टीम इंजन पे चलते थे पहले रेलवेज़, बाद में जो है सुपर फास्टर बनाने के लिए इसको डीजल और इलेक्ट्रिक इंजन में कन्वर्ट किया गया था। तो इसके अब काफ़ी सुपर फास्ट ट्रेन भी आपको देखने को मिलती हैं, जैसे बुलेट ट्रेन वगैरह। क्या है कि जो रेलवेज़ होते हैं ना, इनकी एक खामी होती है जो कि पहाड़ों पर नहीं, रेल पटरियाँ नहीं बिछाई जा सकती। ये रेल पटरी पर ही चलती है, इनके लिए रोड्स नहीं होते हैं, पटरियाँ बिछाई जाती हैं और रेल उसी पर चलती है। तो क्या है कि आप पहाड़ों पर ट्रेन नहीं पहुंचा सकते हैं, मैदानी क्षेत्रों में ही ज़्यादातर ट्रेन्स दिखेंगे आपको। लेकिन यहाँ पर एक फ़ैक्ट है कि ये 4000 मीटर की ऊंचाई तक भी ट्रेन की पटरियाँ बिछा रखी हैं और उसका हाईएस्ट पॉइंट जो वो पूरी ट्रेन पटरी है उसका हाईएस्ट पॉइंट 5000 मीटर पर है। तो ये लहासा में है और लहासा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। अभी हम आगे देखते हैं जो सबसे बड़ा रेल मार्ग है पूरे विश्व में, वो है आपका लंबा, जिसको बोलते हैं हम बहुत दूर तक एकदम, जो जिसको हम ट्रांस साइबेरियन रेलवे कहते हैं, जो रशिया में है और एशिया का एक पार्ट है रशिया, आपको पता है, जो कि व्लादिवोस्टोक से आपका सेंट पीटर्सबर्ग रशिया में ही पूरा कवर करता है। ये यहाँ से लेकर के और 11 स्टेशन लगभग ये आते हैं इसके बीच में, और काफ़ी सबसे लंबा रेल मार्ग बोलते हैं इसको पूरी दुनिया का। है आपका वाटरवेज़, ये 2 तरह से हो सकता है, या तो समुद्र के द्वारा या नदियों के द्वारा। तो नदियाँ बहुत कम होती हैं ऐसी कि जिनके द्वारा जिनमें नाव चलाई जा सके, क्योंकि मैक्सिमम नदियाँ ऐसी होती है या तो वो पहाड़ी क्षेत्रों में है जहाँ पर नाव नहीं चलाई जा सकती है, और मैक्सिमम नदियाँ ऐसी भी हैं जिनका पानी बहुत कम होता है और नाव के लायक एक सूटेबल कंडीशन नहीं बन पाती है। तो ये जो वाटरवेज़ होते हैं सी वाले, वहाँ पर लोग मैक्सिमम यात्रा मतलब ऐसे इधर उधर जाने के लिए नहीं करते हैं। ये आपकी मालगाड़ी और मालवाहक के काम ज़्यादा आते हैं। मतलब है एयरवेज़। तो एयरवेज़ क्या होता है कि अगर आपको सस्ती दरों पर बहुत दूर जाना है और बहुत जल्दी पहुंचना है, जैसे एक देश आपको इंडिया से सपोज़ अमेरिका जाना है, तो आप लगभग 5 घंटे में पहुंच जाएंगे, है ना। लेकिन क्या होगा कि जो वो आपको मतलब उस हिसाब से सस्ता पड़ेगा। वैसे तो टिकट महंगी ही होती है, एक देश से दूसरे देश जाना है आपने तो टिकट महंगा ही होगा, लेकिन अगर आप इन कंपैरिजन सड़क के वो बहुत सस्ता पड़ेगा। अगर आप सड़क से जाने की बात करते हैं अमेरिका इंडिया से, तो पहले तो आप बहुत देर में पहुंचेंगे और दूसरी बात यह है कि वो बहुत आपको असुविधा भी होगी और बहुत ज़्यादा वो कॉस्टली भी पड़ेगा। तो ये एयरवेज़ भी क्या है, बहुत दूर डिस्टेंस में जाने के लिए एक बहुत ही अच्छा टाइप ऑफ यातायात का एक प्रकार है कि दिस इज़ द फास्टेस्ट वे ऑफ ट्रांसपोर्ट डेवलप्ड इन अर्ली 20th सेंचुरी में बनी थी, डेवलप हुई थी ये वाली टेक्नोलॉजी। और एक्सपेंसिव होती है बहुत ज़्यादा एक देश से दूसरी देश जाना है, क्योंकि फ्यूल इसमें बहुत हाई कॉस्ट का लगता है। और इसका बहुत नकारात्मक पक्ष ये है कि जब भी मौसम ख़राब होता है तो सारी एयरलाइंस, सारा जाने वाले जो प्लेन्स होते हैं उनको कैंसिल कर दिया जाता है, क्योंकि ख़राब मौसम में एरोप्लेन नहीं उड़ाए जा सकते हैं, दुर्घटना होने का डर रहता है। कम्युनिकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वेइंग मैसेज टू अदर्स। ठीक है, किसी भी इंसान के पास, किसी भी ग्रुप के पास आप अपना संदेश पहुंचाना चाहते हैं, अपने मन के विचार पहुंचाना चाहते हैं, तो उसको हम कम्युनिकेशन बोलेंगे। कम्युनिकेशन वर्बल और नॉन वर्बल होता है ना, और भी सारे इसके टाइप होते हैं। वो लोगों में बात कर रहे हैं तो उनको कहते हैं हम इंटरपर्सनल। अगर आप खुद से बात करते हैं तो उसको हम कहेंगे इंट्रापर्सनल। अगर आप किसी बड़े ग्रुप के साथ बात करते हैं तो उसको हम मास मीडिया कहेंगे। तो मास मीडिया के प्रमुख जो
उदाहरण है वो आपके होंगे रेडियो, न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविज़न। मतलब बताने वाला सोर्स सिर्फ एक है, लेकिन सुनने वाले बहुत हैं। पूरा एक ग्रुप है, पूरा इंडिया सुन रहा होता है। जब टीवी में कुछ चल रहा होता है प्रसारण, तो पूरा इंडिया सुन रहा होता है, पूरा इंडिया के लोग, मतलब एट अ सेम टाइम बहुत सारे लोगों तक अपनी बात पहुंचा देना, इसे हम मास मीडिया कहते हैं। अभी हम क्वेश्चन कर लेते हैं, विच इज़ नॉट अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो देखो, टेलीफोन तो कम्युनिकेट करता है, बुक्स भी करता है। बुक्स भी आपको बताती है ना किसी के बारे में, एक तरह से कम्युनिकेट कर रही है, बातचीत होती है आपकी लगभग, कि किसी, जैसे हिस्ट्री की बुक पढ़ते हैं तो किसी राजा महाराजा के बारे में बता रही होगी। टेबल आपकी कोई नहीं है, तो ये सही आंसर हो जाएगा। विच टाइप ऑफ रोड इज़ कंस्ट्रक्टेड अंडर द ग्राउंड। ग्राउंड क्यों बनाने की ज़रूरत पड़ी दोस्तों? पहले क्या होता था कि लोगों पे व्हीकल कम थे लोगों पे, तो जो ये वाली सड़क है, इतनी चौड़ी सड़क पर चल जाती थी, बात इतने तक बन जाती थी, ठीक है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होता। अब धीरे धीरे सबके पास गाड़ियाँ, मोटर, सब कुछ हैं, तो अब जो है ट्रैफिक बढ़ रहा है, तो जो है इसका चौड़ीकरण हुआ। फिर ये एक्सप्रेस रोड्स बनने लग गई, 8-8 लेन हो गई, ठीक है, 6-6 लेन हो गई। अभी इससे भी काम नहीं बना, तो कई बार आपने देखा होगा कि चौराहे पर पूरी ट्रैफिक जमा हो जाती है, तो फिर इसके बाद ओवर ब्रिज बनने लग गए, मतलब ऊपर से गाड़ियाँ चलेंगी आधी और नीचे से भी चल रही हैं। अभी उससे भी काम नहीं चल रहा है, तो अंडरग्राउंड भी बनाए गए हैं कई कई रोड्स, जिनको सबवेज कहते हैं हम लोग। अभी आगे देख लेते हैं, विच मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इज़ मोर सुटेबल टू रीच एंड आइसलैंड। किसी भी द्वीप पर जाने के लिए आपको किससे जाना पड़ेगा? आपको शिप से जाना पड़ेगा। विच व्हीकल डज़ नॉट पॉल्यूट द इन्वायरमेंट। बस में आपका डीजल होता है, एरोप्लेन में भी आपका हाई कॉस्ट वाला फ्यूल होता है जो कि इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करता है, लेकिन साइकिल पॉल्यूट नहीं करती है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ही फैक्ट हमने देखे इसमें। आगे हम इसको कंटिन्यू करते हुए कल बात करेंगे बाकी दूसरे चैप्टर्स पे। थैंक